2D और आगे शब्द लिखा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का अर्थ पहले समझ लें, फिर कहाँ से आएगा, कैसे इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको कवर करके बताता हूँ। मेंसुरेशन दरअसल क्षेत्रमिति को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? क्षेत्रमिति को। और इसके पहले मैं आप बता दूं कि ये जो शब्द लिखा है 2D, इसको कहते हैं टू डायमेंशनल। हाँ, टू डायमेंशनल अर्थात एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, या हिंदी में इसको हम द्विविमीय कहते हैं। द्विविमीय कहते हैं, दो विमाओं वाली आकृति कहते हैं। दरअसल हम किसी भी फिगर को जो कि एक समतल सतह पर प्लाट करते हैं, जैसे बोर्ड पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये जितनी भी आकृतियां मैं बना रहा हूँ एक प्रकार से वह आकृति ही है। उसको जैसे मैंने समतल पर प्लॉट कर दिया, बनाकर ड्रैग कर दिया, कलर भर दिया, आपने अपने फर्श पर कुछ मार्बल लगवा लिया, छत पर अपनी पुताई करवा लिया, दीवालों को रंगीन वाइट उसमें कुछ वॉलपेपर लगवा लिया, अपने पन्ने पर कुछ रख लिख दिया अच्छे से। ये सब जितना भी कार्य हो रहा है एक ऐसी सतह पर हो रहा है जिसके पास केवल दो विमाएं हैं। उस दो विमाओं के इस ऑब्जेक्ट की मेंसुरेशनल एक्टिविटी अर्थात क्षेत्रमिति परफॉर्म करना है। क्षेत्र मतलब आप ऐसे समझो रीजन, क्षेत्र मतलब रीजन होता है, और मिति का मतलब होता है मीजरमेंट। ठीक है, मीजरमेंट। मीजरमेंट आप समझ गए होंगे कि रीजन जो है बेसिकली, रीजन क्षेत्र को प्रेजेंट करता है। ठीक है, रीजन क्या करता है? क्षेत्र को प्रेजेंट करता है। मीजरमेंट मापन को प्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपके गांव में कोई खेत है, हाँ, गांव में खेत है, खेत अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। लगभग लगभग सभी का खेत कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। उस खेत के चारों तरफ हम मेड़ बनवाते हैं। मेड़ जानते हैं सब लोग, मेड़बंदी करना कहते हैं। और हम मेड़ बनवाते हैं जानवरों से सुरक्षा के लिए। तार लगवा देते हैं, ऐसे कटीले तार लगवा देते हैं जिससे कि जानवर जो इधर उधर के जानवर होते हैं आपकी फसलों को नुकसान ना कर पाए। और उसके बाद फिर हम उसके अंदर ट्रैक्टर ले जा करके खेत की जुताई करवाते हैं, पंपिंग सेट से खेत की सिंचाई करवाते हैं, फसल लगाते हैं। इस तरह के काम उस खेत के अंतर्गत किए जाते हैं। लगभग लगभग वही सब कुछ यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब जब बात क्षेत्रमिति की होगी तो क्षेत्रमिति सबसे पहले ओरिएंटेड है किस पर? जैसे आज के इस चैप्टर में, आज के इस सेशन में 2D ओरिएंटेड है। किस पर? 2D। हालांकि इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसको लेकर के हमें एक सेशन 3D का भी लेना होगा, लेकिन अभी बात मैं किसकी कर रहा हूँ? 2D की। लेकिन इन सब बातों को जानने के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको जानना आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और वह क्या है? सुन लीजिए। वह है, अगर आपको मैं क्षेत्रमिति डायरेक्ट पढ़ा दूं तो मैं गलत कर रहा हूं। मैं कुछ चीजें जब तक आपको इंट्रोड्यूस ना कर दूं तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। आपने देखा कि यह खेत बना, एक मैदान बना, बगीचा बना, क्रिकेट का ग्राउंड बना, तालाब हुआ, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपने शेप में कन्वर्ट किया। सही में पूछा जाए कि क्षेत्रमिति डेवलप जो होता है, क्षेत्रमिति के पीछे के जितने भी कार्य होते हैं उस सब के सब की जो बुनियाद होती है वो सही में पूछा जाए तो ज्योमेट्री होती है। मैं अगर इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसका बताने का अर्थ ही नहीं रह पाता है। हालांकि यहां से चीजें शुरू कर सकता हूं, मैं आपको अभी एरिया पेरीमीटर सब बातों को कंफर्म कर दूं, लेकिन रियली अगर आपको सही से समझना है तो इस मीजरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले जिसका मीजरमेंट आप करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कोई मापन किसी प्रकार का वर्क करने जा रहे हैं, उसका बेस बुनियाद तो समझ लें। और उसका बेस और बुनियाद सही में अगर पूछा जाए तो क्या है बताएं? मतलब अगर आपको सही में क्षेत्रमिति पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति, वो भी किसके बारे में? 2D फिगर की। किसके बारे में? 2D फिगर की। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा यह क्षेत्रमिति और यह 2D फिगर का जो ओरिजिन है किसके माध्यम से है। तो सही में पूछा जाए इसकी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? जियोमेट्री में से होगी। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि उतनी रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ नहीं है इसलिए इसको शुरू में नहीं मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन सही पूछा जाए तो इसकी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? ज्यामिति से होगी। क्या ज्यामिति के बारे में दो शब्द सुनना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल करना चाहें, और बिल्कुल चाहिए आपको। क्या होती है ज्योमेट्री, क्या होती है ज्यामिति? थोड़ा सा दो शब्दों में इसको क्लियर कर लीजिए। एक शब्द मैं अभी आपको थोड़ी देर में लगने लगेगा अरे यार ये तो इसी से एकदम कनेक्टेड है, यहाँ से ही ये है, ये आपको अभी थोड़ी देर में रियलाइज होने लगेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसके बारे में कुछ शब्द क्लियर करने चाहिए। क्या? यह क्या है बताइए? इसको अगर हम प्रेजेंट करें तो इट इज कॉल्ड जियो प्लस मिट्रियान। जियो प्लस क्या होता है? मिट्रियान। जियो मतलब आपको एक्सप्लेन कर दूं, इट इज कॉल्ड अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, मिट्रियान का मतलब होता है मीजरमेंट। क्या होता है? मीजरमेंट।
और ध्यान से सुनिएगा, मेजरमेंट का मतलब वही जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मापन। हमारा ये कहने का अर्थ है कि हमारे धरती मतलब अर्थ पर, या हम ऐसे कह दें कि अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन सही में कर रहे हैं जियोमेट्रियान का, तो थोड़ा सा आपको अर्थ, अर्थ के सराउंडिंग मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास या पृथ्वी के लगभग लगभग परिदृश्य में जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, सबके मेजरमेंट का संपूर्ण एक्टिविटी किसके माध्यम से गवर्न होता है? ज्योमेट्री के माध्यम से गवर्न होता है। ज्योमेट्री कहता है कि हम किसी भी फिगर, फिगर मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि अर्थ से रिलेट करती है, पृथ्वी पर जो कुछ भी रखी हुई है, प्लॉटेड है, जैसे समतल सतह पर हम कुछ बना दें, या हम स्पेस में कोई बिल्डिंग डेवलप कर दें, या हम खुद खड़े हो जाएं, कोई भी आकृति, कोई भी वस्तु जो भी आपको अर्थ से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित दिखे, उसके मेजरमेंट की टोटल परिकल्पना कहाँ से की जाती है? ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री से की जाती है। और इसको प्रेजेंट करने का श्रेय जाता है एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड को ही कहा गया फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्या कहा गया? फादर ऑफ ज्योमेट्री। इनको ही फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला गया। मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए, ज्योमेट्री का उद्देश्य ही है कि किसी भी प्रकार की फिगर, इसको आप आकृति कहिए, ठीक है, आकृति, या हम कह दें ऑब्जेक्ट, जिसको आप वस्तु कहिए, वस्तु की बनावट, की बनावट, संरचना, 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 या उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज, उसके नियम जो होते हैं, इन सब का अध्ययन होता है। किसके अंतर्गत होता है बताइए? ज्यामिति के अंतर्गत होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आकृति है, आकृति का मतलब ही हो गया 2D। कोई भी वस्तु है जिसका मतलब ही हो गया 3D। कोई भी आकृति हो या कोई वस्तु हो की बनावट, संरचना, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नियम, उसके गुणधर्मों, इन सब की जो टोटल डिस्कशन, टोटल कनेक्टिविटी होती है, वो किससे रिलेट करती है? ज्यामिति से करती है। मेरी बात को खूब दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हम सबसे पहले एक फिगर बिल्ड करते हैं, हम एक फिगर बनाते हैं, और फिगर को बनाने का मतलब है कि उसके सभी प्रकार के बिंदु, सभी प्रकार की भुजाएं, सभी प्रकार के कोणों का हम टोटल एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के एक फिगर का निर्माण कर पाते हैं। और जब फिगर डेवलप हो जाता है, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, नियमों के आधार पर, सभी प्रकार से, तब जाकर के उनके स्पेस का मेजरमेंट करते हैं, उसके सरफेस का मेजरमेंट करते हैं, तब कहीं जाकर के 3D वो आपका मेंसुरेशन आता है। जब तक ज्योमेट्री नहीं है, मतलब फिगर को आपने डेवलप ही नहीं किया, तो क्या फिगर का मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को दिमाग में सेट कर ले, आप भी अगर किसी अपने छोटे भाई बहन या अपने घर परिवार रिलेटिव किसी बच्चे को पढ़ाएं, तो आप उसको मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रफल और परिमाप बताने से पहले उसको बताएं जरूर कि ये जो आप जिसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालने जा रहे हो, पहले इसका बेसिक तो जान लो। अब इसका बेसिक कहाँ से डेवलप होगा? ज्योमेट्री से होगा। ज्योमेट्री क्या करेगा? किसी भी प्रकार की आकृति, किसी भी प्रकार की वस्तु की बनावट, संरचना, प्रॉपर्टीज, नियम, गुणधर्म, जो कुछ भी उसके स्ट्रक्चर से संबंधित होता है, सारी की सारी पूरी क्रियाकलाप का जो पूरा एक्शन रिएक्शन होता है, वो कौन करता है? ज्योमेट्री करता है। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में इसके बारे में जो मैंने पॉइंट करा है लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि ज्योमेट्री जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री किसके बारे में पूरी की पूरी यहाँ पर जानकारी देता है, या किसकी अध्ययन करने के लिए हमें हेल्प करता है? किसी एक फिगर की। समझिए, किसी एक फिगर की। फिगर मतलब आकृति, ठीक है, फिगर मतलब आकृति। आकृति बनती कहाँ पर है? आकृति दो जगहों पर बनती है, दो प्रकार से बनती है। एक तो आपकी 2D बनती है, और दूसरी क्या बनती है? 3D बनती है। 2D का मतलब होता है जस्ट अ प्लॉटेड। ये जो 2D होते हैं, ये जस्ट प्लॉट किए जाते हैं। क्या करे जाते हैं? प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है, समतल सतह पर किए जाते हैं। कहाँ पर बताइए? ऑन प्लेन सरफेस, ऑन प्लेन सरफेस। जैसे एग्जाम्पल में मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ, एक प्रकार से मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 3D क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। यह ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप वस्तु कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। इन्हें रखा जाता है, केप्ट ऑन सरफेस। जैसे हम लोग खुद ही खड़े हैं, तो हम खुद भी एक 3D फिगर है। चेयर है, 3D फिगर है। पेन लिए हैं, 3D फिगर है। जो चीज़ सतह से थोड़ी सी भी ऊंचाई पर होता है, वह एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। जो सतह पर प्लॉटेड होता है, वह 2D ऑब्जेक्ट होता है। तो दो प्रकार के फिगर का हम एनालिसिस अध्ययन करते हैं। आज के सेशन में हम जिसको डिस्कस कर रहे हो 2D फिगर है। जैसे हम अगर समतल सतह, जैसे अपना जो बोर्ड में जिस पर लिख रहा हूँ, एक समतल सतह है।
ये स्पेस नहीं है। स्पेस मतलब कमरे में जहां आप जब खड़े हो जाइए तो फर्श से आपने जगह छोड़ दिया ना, तो आप कहाँ पर हैं, अब आप स्पेस में हैं। और केवल फर्श पर अगर एकदम कुछ रंगीन ऐसे रगड़ दीजिए, कुछ लगा दीजिए पेंडेंट, तो आप कहाँ पर हैं, तो आप 2D सरफेस पर हैं। तो 2D सरफेस 3D सरफेस का यही डिफरेंस होता है। जैसे पानी अगर गिरा दीजिए जमीन पर एकदम प्लॉटेड हो, या कुछ ऐसे ब्रश लेकर रगड़ दीजिए, ऐसे झाड़ू लगा दीजिए, तो आप प्लेन सरफेस पर काम कर रहे हैं। और वही चीज अगर हमने कुछ उठा के रख दिया, चेयर रख दिया, टेबल रख दिया, खुद ही बैठ गए, तो क्या है, 3D सरफेस हो गया, 3D ऑब्जेक्ट हो गया। और स्पेस क्या हो गया, 3D स्पेस हो गया, 3D सरफेस हो गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब इसके अलावा अब देखो, जैसे हम इसका अर्थ जान चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं, लेकिन एक बात जानना बहुत ही मुख्य है, क्योंकि हम जितनी भी एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो मेंसुरेशन के अंतर्गत करें, चाहे ज्योमेट्री के अंतर्गत करें, किसके बारे में करेंगे बताइए, आकृति के बारे में। और आकृति को मैं कंफर्म कर दूं कि कोई भी आकृति बनती है तो मुख्यतः 3 चीजों से बनती है। 3 बिंदु, 3 पॉइंट कह सकते हैं, आवश्यक होते हैं। किसी भी आकृति को बनाने में 3 पॉइंट आवश्यक हैं। कोई भी आकृति का निर्माण, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, केवल 3 चीजें आवश्यक हैं। क्या क्या आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आवश्यक है पॉइंट। पॉइंट मतलब बिंदु। आप अगर सबसे पहले एक समतल सतह पर ऐसे एक ऐसा बिंदु रख दें, स्पॉट जिसको कहते हैं, जिसकी ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है, उसी को हम पॉइंट कहते हैं। करेक्ट है। एक पॉइंट का मतलब एक बिंदु है जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। इट कैन बी प्लॉट, इट कैन बी स्पॉटेड ऑन अ सरफेस। सरफेस पर कुछ भी ऐसे रख दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, उसी को बिंदु कहते हैं। दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक मिलता है लाइन। क्या मिलता है, लाइन, जिसको आप रेखा कहते हैं। ऐसे ही दो बिंदु लेकर के आप मिला दीजिए तो लाइन बनेगी। और दो रेखाओं का जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है, उनके बीच एक कोण डेवलप होता है, उसी को कहते हैं एंगल। जब भी कोई आकृति बनेगी इन्हीं 3 चीजों से बनती है। इसके अलावा किसी भी आकृति के निर्माण में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ना तो इनके बगैर बनेगा, ना तो इसके अलावा कुछ भी और आवश्यक होगा। मतलब कोई भी फिगर बनेगा तो वह बिंदु, रेखा और कोण से बनेगा। बिंदु मतलब स्पॉट हो गया जो सरफेस पर जस्ट प्लॉटेड है। बिंदु से बिंदु को मिलाएंगे तो रेखा होगा। रेखा के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाएं जब मिलती हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं, तो कोण डेवलप होता है। इतनी 3 बातें हम लोगों को यहाँ पर किसी भी फिगर के निर्माण के लिए समझनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब ये फिगर बनते हैं, जब ये फिगर बन जाते हैं, जो आकृति आप पढ़ रहे हैं, ये जब फिगर डेवलप हो जाते हैं तो यह आकृतियां भी 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्लोज फिगर होगा, ठीक है, क्लोज्ड फिगर होगा, जिसको आप बंद आकृति कहते हैं। क्या कहेंगे, बंद आकृति। एक क्लोज फिगर होगा जिसे हम बंद आकृति कहते हैं। एक ओपन फिगर होगा, ओपन फिगर होगा जिसे हम खुली आकृति कहते हैं। अब थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, खुली आकृति क्या है और बंद आकृति क्या है। जैसे कभी अगर हम कोई ऐसे मतलब कोई एक स्पेस जनरेट करें, हाँ, बस फटाफट आप लिखते चलिएगा, अब एकदम कंफर्म होते जाएगा, सब कुछ क्लियर होते जाएगा। और मुझे ये भी बताते चलिएगा कि समझ में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मैं आप लोग के कमेंट का भी इंतजार करते चलूँगा, ठीक है। बात से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने कोई सरफेस लिया, उस सरफेस पर जस्ट अब मैंने एक बिंदु रख दिया। अब इसका रीजन क्लियर नहीं है, किधर है, इधर है, पूरा फैला है, यह खुली आकृति है। दो बिंदु लिया, एक लाइन बना दिया। मैंने कहा कि यार अगर कुछ कलर करो, इधर और इधर इसका कोई स्पेस रीजन डिसाइडेड नहीं है, तो खुली आकृति है। ऐसे मिला दिया तो खुली आकृति है। अब भी खुली आकृति है। ऐसे डेवलप कर दिया तो खुली आकृति है। खुली आकृति जैसे अगर किसी ने कंप्यूटर यूज किया तो पेंट ब्रश होता है। अगर कभी आपने इनको ज्वाइंट नहीं किया और कोई कलर भरेंगे तो कलर बाहर की तरफ फैल जाता है। मतलब खुली आकृति वो है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हो सकता। क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हो सकता। खुली आकृति का कभी क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हो सकता है, क्योंकि खुली आकृति का रीजन डिसाइड नहीं होता है। किसके क्षेत्रफल में आप जाओगे, पानी फैला दो तो फैलता चला जाएगा। खेत जैसे आपके गांव में होगा तो मेड़ जरूर बना होता है, क्योंकि पता चले कि हम डिसाइड नहीं करेंगे, मार्किंग नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो किसकी सिंचाई करोगे, किसकी जुताई करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको जब तक चीज़ों को जो है क्लोज नहीं करोगे, तब तक वह खुला है, उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप खेत की सिंचाई जुताई मत करना है तो लड़ाई हो जाएगी गांव में। क्यों, क्योंकि आपने मेड़ नहीं डेवलप किया है, क्लोज नहीं किया है, बाउंड्री नहीं बनाई है। बाउंड्री बनाइए तब जाकर के फिगर आपका क्या होगा, बंद आकृति होगी। और बंद आकृति को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं, पॉलीगन। इसे हम हिंदी में बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभुज। बंद आकृति का मतलब होता है बहुभुज।
अब बहुभुज कैसे, मैं आपको बता दूं कि बहुभुज बनाने के लिए हमें कम से कम 3 भुजाएं चाहिए, ठीक है, 3 भुजाएं आवश्यक हैं। आप ध्यान देना, 2 भुजाओं 1 भुजाओं से बहुभुज नहीं बनता है, कम से कम 3 भुजा हो, उसके बाद चाहे जितनी भुजा हो हम बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं जो सबसे पहला बहुभुज होता है वह ट्रायंगल होता है। ये देखिए, हमने सबसे पहला बहुभुज, 2 भुजाएं लेकर आप कभी बना सकते हैं क्लोज फिगर? पॉसिबल नहीं है। एकदम क्लियर कर लीजिएगा, कम से कम हम 3 भुजाएं लेकर के ही किसी बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुभुज जब पॉलीगन बनेगा तो सबसे पहला पॉलीगन देखो क्या बनकर आएगा पता है? ऐसे नामकरण कर देता हूं। सबसे पहला बनकर आएगा ट्रायंगल। क्या बनकर आएगा? ट्रायंगल, जिसे आप त्रिभुज कहते हैं। फिर बनकर आएगा, अंग्रेजी में चाहे हिंदी में मेंशन कर ले, क्वाड्रिलेटरल बनकर आएगा, जिसे आप चतुर्भुज कहेंगे। मैं अभी यहाँ पॉइंट कर देता हूँ, जिसे आप चतुर्भुज कहेंगे। फिर ऐसे पंचभुज होगा, खठभुज होगा, सप्तभुज होगा, अष्टभुज होगा, नौभुज होगा, 10 भुज होगा। मतलब अंग्रेजी में अगर आप चले, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, एन साइडेड फिगर। आप किसी भी प्रकार के बहुभुज का जब निर्माण करेंगे तो वह एक क्लोज फिगर होगा। कम से कम 3 भुजाएं होगी, मतलब 3 से अधिक भुजाएं होगी। रीजन एकदम कंफर्म होगा, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो अभी तक बात कर रहे हैं वह एक 2D फिगर की बात कर रहे हैं। अब यही जब बात हम करेंगे 3D की, तो 3D बिल्कुल से डिफरेंट हो जाएगा और 3D में हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना होगा। अभी हम 2D फिगर में एक पॉलीगन की बात कर रहे हैं, और पॉलीगन में आपने जैसे देखा कि इस 2D फिगर को लेकर के हमारे सामने जो जो पॉलीगन आए वह कौन कौन से आए, ध्यान से देखिएगा, वह कौन कौन से आए, पॉइंट कर लीजिएगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो हम लोगों को जो समझ में आया और जो हमारे लिए आवश्यक है वो क्या क्या है? हमारे लिए सबसे पहले आवश्यक है ट्रायंगल। क्या है भाई? ट्रायंगल, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज है। हमारे लिए आवश्यक है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसे आप चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। हमारे लिए आवश्यक है पेंटागन, पेंटागन जिसे आप पंचभुज कहते हैं, ठीक है, पंचभुज कहते हैं। हमारे लिए आवश्यक है हेक्सागन, जिसे आप खठभुज कहते हैं। बाकी होने को सप्तभुज भी है, अष्टभुज भी है, नौभुज है, 10 भुज है, ऐसे तमाम फिगर्स आपको मिलते चले जाएंगे, बट उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं किसके लिए? 2D मेंसुरेशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। हमें ज़्यादा फोकस अपने 2D मेंसुरेशन पर करना है। इस प्रकार के जितने भी फिगर होंगे जो हम लोग अभी पढ़ने चल रहे हैं, उन फिगर की हमें एनालिसिस करनी है। इसमें भी फिगर को लेकर के मैं आपको बता दूं कि हम 2D में इन्हीं फिगर पर फोकस करेंगे, क्योंकि पॉलीगन अलग तरीके से पढ़ाया जाता है और मैंने शायद आप लोग को पढ़ाया भी है। और पॉलीगन को आप लोग अगर देखेंगे तो उसको एकदम अलग से कैटेगराइज करके चलिए। वहां पर उसमें कोणों का रिलेशन, भुजाओं का रिलेशन, कितनी भुजाएं, कितने कोण, रेगुलर पॉलीगन कौन है, इरेगुलर पॉलीगन कौन है, वो अलग ही स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टोटल ओरिएंटेशन किससे है? मेंसुरेशन से है। तो आप खुद ही एक प्रश्न का उत्तर अपने मन से दे सकते हैं और मेरी बात से सहमति दिखा सकते हैं। क्या बिना ज्योमेट्री जाने मेंसुरेशन को अच्छे से जाना जा सकता है? मेरे नज़र में तो नहीं। अगर आपको लगता है कि हम जान सकते हैं तो जान तो सकते हो, बट आप समझा नहीं सकते किसी को। आप अपने को संतुष्ट कर लो हल्का फुल्का, लेकिन दूसरे को नहीं कर पाओगे। मुझे तो नहीं कर पाओगे। अगर आप मेंसुरेशन मुझे कह दो सीधा, हम सर आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, हम कह रहे आप जो मेंसुरेशन में कराओगे हमें समझ ही नहीं आएगा जब तक हमें ज्योमेट्री का फेस नहीं क्लियर होगा, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, ठीक है, तब तक आप मुझे मेंसुरेशन नहीं क्लियर कर सकते हो। हालांकि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, सच में अगर देखा जाए तो चैप्टर के अंतर्गत जिस पार्ट को हम करने जा रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दिया। मेंसुरेशन का मतलब ही हो गया हिंदी में क्षेत्रमिति। क्या हो गया? क्षेत्रमिति। पहले बातों को समझ लीजिएगा और फिर मैं बता दूंगा किस किस फिगर को आपको इसमें पढ़ना है। क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति का मैंने पहले से ही अर्थ बता दिया कि क्षेत्र का मेजरमेंट है, क्षेत्र का मापन है क्षेत्रमिति। और मापन में हम अगर केवल 2D फिगर को टारगेट करें, अभी 2D फिगर को ही टारगेट करिए, तो 2D फिगर को टारगेट करेंगे तो 2 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? एक तो निकाला जाता है, देखिए पहला जो टारगेट होगा वो होता है, क्या पता है? वो होता है परिमाप। पहला जो टारगेट है परिमाप, जिसे कहते हैं आप पेरीमीटर। किसी भी आकृति, जो भी आपका पॉलीगन है, इनमें से कोई भी आकृति, उसका परिमाप क्या होता है बताएं?
किसी भी फिगर का आपको लगता है कि हम किसी आयत का परिमाप याद कर लेते हैं, ट्वाइस एल प्लस बी। हम किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप याद कर लेते हैं, 3a। हम किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप याद कर लेते हैं और किसी वर्ग का परिमाप याद कर लेते हैं। याद मत करो, परिमाप को सोचो कि क्या है। मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास देखो कोई खेत है, ये देखो खेत ऐसे है। हमने कहा भैया इसका परिमाप मतलब, उसने कहा परिमाप का मतलब खेत के चारों तरफ आपने तार लगवा दिया। अच्छा, मैंने कहा मेरा क्रिकेट ग्राउंड है, ऐसे ऐसे तालाब है, तो उसने कहा तालाब के चारों तरफ घूम लो, वॉक कर लो, जितनी लेंथ आपने कवर कर लिया वही परिमाप है। मतलब कभी भी किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो हमेशा सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। कोई भी फिगर होगा उसका परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग होता है। और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक मतलब मीटर सेंटीमीटर, वह हमेशा यूनिट ही होता है, कोई वर्ग वर्ग नहीं लगता है, केवल यूनिट होता है। अब आपने जैसे खेत क्या किया, खेत को आपको बनाना था तो आपने कहा कि हमको ये ज़मीन चाहिए, जाके पहले ऐसे बिंदु ऐसे डेवलप किए, ध्यान से देखिएगा, ऐसे डेवलप किया, ऐसे ऐसे ऐसे, आपने चारों तरफ ऐसे इसको मिला दिया, लेंथ काउंट कर लिया और आपने कहा मेरा खेत बन गया। खेत के लिए आपने चारों तरफ ऐसे तार लगा दिया तो परिमाप की बात हो गई। हमने कहा अब क्या करना है, आपने कहा अब मुझे इस खेत में फसल लगानी है, तो फसल लगाने के लिए सबसे पहले कहा पानी डाल दो, इसमें सिंचाई कर दो। सिंचाई करें, फिर हमने कहा सिंचाई हो गई, चलिए जुताई कर लेते हैं, जुताई कर लिया। अब हमने इसको समतल करवा दिया, लेबल करवा दिया, तमाम सारे काम कर दिए, तो उसके लिए जो दूसरी चीज की आवश्यकता होती है वही क्या होता है, एरिया, जिसको आप कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि सतह, जो सरफेस है, सरफेस पर आपने काम किया, सरफेस का पूरा लेवल कराया आपने, पूरे सरफेस को कवर किया और पूरे सतह का मेजरमेंट किया। एक तरह से सतह का मापन है, सतह का मापन है। और ध्यान देना इसका जो भी यूनिट होगा वह यूनिट वर्ग होगा। क्या होगा, यूनिट वर्ग होगा। मीटर होगा तो मीटर वर्ग होगा, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर वर्ग होगा, सेंटीमीटर वर्ग होगा तो सेंटीमीटर वर्ग होगा। कुल मिला के मैं इस मेंसुरेशन में जो 2D पर है उसमें दो ही चीज आपको ज्ञात करने के लिए कहूंगा, आयत का, सॉरी आयत ना बोलिए अभी, क्षेत्रफल और परिमाप। अब यहीं पर 3D जब डेवलप होता है तो आपने खेत लिया था, अक्सर आपने देखा होगा गांव में लोग खेतों में जाके अपना घर बनवा लेते हैं। पूरा खेत था, आपने कहा यार थोड़ा सा भाग हम यूज कर लेते हैं, ऐसे दीवालें बनवा लें, दीवालें बनवा के ऊपर एक छत बनवा दें, तो आपने एक सरफेस का उपयोग किया और अपना घर डेवलप कर लिया। अब घर की अपनी कैपेसिटी है, रूम जो आपने बनाया, ठीक है, वहीं से शब्द आता है वॉल्यूम, जिसको कहते हैं आयतन। तो तीसरा जो कैलकुलेशन होता है वो 3D फिगर पर होता है, वो उसी आकृति को जो आपने खेत के रूप में बनाया था, जिसमें अभी तक आप फसलें उगाते थे, वही थोड़ा सा स्पेस लेकर के हमने वहीं पर एक घर बनवा लिया। तो घर बनवा लिया तो वही क्या हो गया, उस समय हमको 3D कैलकुलेशंस की बात आ गई, वहीं से वॉल्यूम अर्थात आयतन की बात आई। ये बातें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। एकदम क्लियर है? यस, आई होप एकदम क्लियर होगा। क्लियर? तो हम लोगों को बेसिक क्षेत्रमिति के अंतर्गत, वो भी 2D फिगर में, हमें क्या पढ़ना है, परिमाप जो सभी भुजाओं का जोड़ है, हमें पढ़ना है क्षेत्रफल जो सरफेस का कैलकुलेशन, सरफेस का मेजरमेंट है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर हमें किस किस फिगर के लिए करना है, मतलब दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, पेरीमीटर, ठीक है, जिसे आप परिमाप कहेंगे, अभी बाद में एकदम जैसे ये सब क्लियर रहता है ना तो दिक्कत बाद में नहीं होती है, एरिया जिसे आप लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। दो चीजें, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, किसके अंतर्गत, 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत। ये सब शब्द एकदम क्लियर रखिएगा, 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझसे ना सच में केवल आके प्रश्न हल कराना नहीं होता है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर मुझसे, मतलब ये आसान था मेरे लिए, मेरे पास एक सीट है और मैं अब तक उसके 15-20 क्वेश्चन पर पहुंच गया होता और आप चूँ से चाह नहीं करते, आप आराम से पढ़ते रहते, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है, मेरा नेचर ही यही है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे, मतलब मैं वो सब कुछ दूं जो कि रिलेटेड है, रिलेवेंट है, रिक्वायर्ड है, और हम हवा हवाई में आपको इधर उधर पढ़ा के ना उड़ जाएं, इसलिए अच्छा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि हम एकदम रिलेट करते जाएं, जैसे आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सको, कल की डेट में आपको भी पढ़ाना हो, आपको भी कहीं यूज करना हो, तो आप कहीं किसी के सामने अच्छे से बता सको और मेरे बारे में बोलो कि हाँ सर ने हमको ऐसे बताया था। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी अगर जिससे सीखा हूँ उसके बारे में बोलता हूँ कि हाँ मैंने ऐसे सीखा था इस चीज़ को। मुझे मतलब शॉर्ट में जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे एक्सप्लेन करना अच्छा होता है। जी, यही करना चाहिए आप लोग को भी, ठीक है? तो आप समझे मेरी बात को, ठीक? चलो, तो मैंने कहा दो कैलकुलेशन हमें 2D मेंसुरेशन में करना है भैया, एक पेरीमीटर, दूसरा एरिया, ये दो काम करना है। और किस किस 2D फिगर को आपको कवर करना है वो भी ध्यान दीजिएगा।
कौन कौन सा 2D फिगर आपको कवर करना है, ध्यान से सोचिएगा। सबसे पहला जो फिगर आपका पहला पॉलीगन क्या था, पहला पॉलीगन बताइए। पहला पॉलीगन आपने पढ़ा था ट्रायंगल। हाँ, पहला पॉलीगन क्या पढ़ा था, ट्रायंगल, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। पहला पॉलीगन ट्रायंगल था जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुजों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, त्रिभुजों में अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है बताओ, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु होता है, ठीक है, विषम बाहु होता है, अलग अलग तरीके, समकोणीय त्रिभुज का कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग तरीके से त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट होता है। सबको लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। त्रिभुज जितने भी उसके प्रकार है, ऑल टाइप्स, सारे फिगर, सारे तरह के जितने त्रिभुज हैं सबको हम कवर करेंगे। दूसरा आता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में जब हम चलेंगे तो बात आएगी चतुर्भुज की, किसकी आएगी, चतुर्भुज की। और चतुर्भुज ध्यान दीजिएगा केवल एक नहीं होता है, चतुर्भुज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से आपको फेस करने को मिलेंगे। एक तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा, क्या मिलेगा, रेक्टेंगल, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, आयत। एक आपको रेक्टेंगल मिला, दूसरा आपको स्क्वायर मिलेगा, हाँ, जिसे आप कहते हैं वर्ग। आपको पैरेललोग्राम मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा, जिसे आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। फिर आपको रोम्बस मिलेगा, रोम्बस मिलेगा, जिसे हम कहेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। फिर आपको ट्रेपीजियम मिलेगा, सोचिए चतुर्भुज ही चल रहे हैं, हाँ, ये चतुर्भुज ही चल रहे हैं, ट्रेपीजियम मिलेगा, जिसे आप कहेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। फिर आपको जो है ट्रेपीजियम के बाद चतुर्भुज हो गया लगभग लगभग, एक काइट भी हो सकता है, काइट के भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, पतंग मिलेगा। फिर अगर सोचा जाए तो पेंटागन का क्वेश्चन तो बहुत रेयर हमने नहीं देखा है, पेंटागन का। हेक्सागन का क्वेश्चन आता है, हेक्सागन का क्वेश्चन आएगा, तो ये जो तीसरा जो फिगर हो सकता है वो क्या होगा, हेक्सागन। हेक्सागन त्रिभुज से ही संबंधित होगा, इसे खडभुज कहेंगे। जहां से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो सबका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा उसमें वो ए रहेगा। एक फिगर होता है जिसको आपने हमेशा सुना है, और आप नाम ले लो तो अच्छा लगेगा मुझे, नाम मेरे से पहले ले सकते हैं, नहीं ले पाओगे, मैं लिख दे रहा हूं, सर्कल, ठीक है, सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह रेक्टिलिनियर फिगर तो नहीं होता है, मतलब सीधी सरल रेखाएं इसको नहीं बनाती हैं, लेकिन यह 2D फिगर होता है। यहाँ पर एक 2D फिगर का उपयोग करके सर्कल, आप जैसे कभी आपने सुना होगा कि एक तार है, तार को लेकर के हमने घुमा करके एक वृत्त बनाया था, उसी तार का उपयोग करके मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज की जो भुजाएं हैं समबाहु त्रिभुज की, वो वृत्त की त्रिज्या के कुछ संबंधित, ऐसे कुछ करके हम लोग यहाँ पर एक रिलेशंस का उपयोग करते हैं। और इतने अलग अलग प्रकार के फिगर के लिए हम ये 2 कैलकुलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। सहमत है सब लोग? इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है 2D फिगर में, और इसी को कंबाइन करना, इसी को एसोसिएट करना, कभी वृत्त में त्रिभुज लाना, कभी त्रिभुज में, मतलब जितनी भी अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस हो सकते हैं वो सब हम करेंगे। तो चलिए पहले तो उसका बेसिक बेसिक सीख लीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात मैं करूंगा ट्रायंगल की, किसकी, ट्रायंगल की, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज का मतलब है हमारे पास सबसे पहले 3 बिंदु थे, तीनों बिंदुओं को मिलाया, एक फिगर बना जिसका नाम ABC है, और यह एक त्रिभुज बना। मतलब अपने पास 3 बिंदु थे, 3 बिंदु मतलब 3 पॉइंट थे, वर्टेक्स को कहते हैं, उनके माध्यम से हमने 3 भुजाएं डेवलप करी, 3 कोण आया और सबको मिला दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर का निर्माण हुआ जिसका नाम होता है त्रिभुज। त्रिभुज जब बन जाएगा तो इसका सबसे पहला काम, अगर मैं आपसे कहूंगा कि भैया पेरीमीटर क्या होगा, क्या होगा, पेरीमीटर, जिसको आप लोग कहेंगे परिमाप। तो परिमाप का कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं, पेरीमीटर P इक्वल टू सभी भुजाओं का जोड़, अगर सभी भुजाएं A B और C हैं तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, A प्लस B प्लस C यूनिट, यही उसका क्या है, परिमाप है। अब बात आती है इसके एरिया की, किसकी, एरिया की। क्षेत्रफल की बात आती है, तो क्षेत्रफल के लिए आपको अलग अलग तरीके से त्रिभुज को समझना है, अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों को कंसीडर करना है। सबसे पहला जो त्रिभुज होता है वह त्रिभुज आपको डिसाइड करना है, जिसको हम कहेंगे कैसा त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं, यहाँ पर सभी भुजाएं आपस में अलग अलग हैं। जैसे आप देखो ध्यान से, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताइए, यस, हाँ क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर बताओ आप सभी लोग, हाँ, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से परेशान मत होइए, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग को सब क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल हम सबसे पहले किसके लिए करते हैं,
फॉर, ध्यान से देखिएगा, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज के लिए, विषम बाहु त्रिभुज के लिए हम एरिया करने जा रहे हैं। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जैसे ये त्रिभुज अभी आपको बना के दिया हूं मैं, ये देखो ऐसे हमने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है अपना, त्रिभुज का नाम ABC है। त्रिभुज की भुजाएं देखो क्या है, त्रिभुज की भुजाएं A है, B है और C है। इस समय इसका जो एरिया का सूत्र होता है, एरिया जो इसका फार्मूला बनता है, वह एरिया का फार्मूला कहलाता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला एक फार्मूला है जिसके अंतर्गत हम ऐसे किसी भी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अगर अपने पास नोन हैं, पता हैं, तो हम उनको निकाल सकते हैं। और उस फार्मूले का देखिए सूत्र, देखिए क्या होगा, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। दिस इज द एरिया, दिस इज द रूल ऑफ एरिया फॉर एनी स्केलीन ट्रायंगल। एक किसी भी विषमबाहु या ऐसे त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं नोन हैं, उसके लिए एक बहुत ही यूनिफॉर्म फार्मूला होता है, जहां पर देखो ना तो ए की दिक्कत, ना बी की दिक्कत, ना सी की दिक्कत। दिक्कत किसकी है पता है, यस की। यस को लेकर के भी डाउट खत्म कर दें, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। जो आपकी सभी भुजाएं हैं, सभी भुजाओं को जोड़ दें, अर्थात परिमाप बना दें। परिमाप का आधा ही क्या होगा पता है, उसका यस का मान होगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, जैसे अब आपके सामने एक प्रश्न, एक एग्जाम्पल आया, इसको लेकर के एक एग्जाम्पल आया, ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, कंफर्म हो जाएगा। एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाएं मैंने लिया 10, 12, 10, 12 और 16, ये हमने भुजाएं ले लिया। और मैंने कहा कि इसका एरिया बताओ क्या होगा, इसका एरिया बताइए क्या होगा। इस पे और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न डेवलप होंगे, उसको भी ध्यान दीजिएगा। एरिया के लिए आपने कहा सर जब सभी अलग अलग भुजाएं दी गई हैं तो फार्मूला होगा अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, मतलब सभी भुजाओं का डिफरेंस, ठीक है, यस माइनस बी और यस माइनस क्या सी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा बताएं, सबसे पहला काम हम लोग को यस निकालना होगा। यस हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। 12, 16, 28, 10, 38 बटे 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, या एक आध भुजा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम उसी हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करें। हालांकि इससे भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16, 12, 28, 10, 38, 38 बटा कितना हुआ, 2 हुआ, 38 बटा 2 हुआ, और 38 बटा 2 कितना होता है बताइए, 19 होता है, ठीक है, 19 होता है। अब चलिए रूल पर क्या लिखिए, 19, 19 माइनस ए, 19 से अगर हम 10 निकाल दें, 19 से 10 निकालने का मतलब 9 हो गया, 19 से 12 निकाल दें 7 हो गया, 19 से 16 निकाल दें 3 हो गया। अब आपको इसका वर्गमूल करना है, जिसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि वर्गमूल डायरेक्ट किसी का पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली। आप 9 का वर्गमूल देखिए, अगर हम सोचे कि चले गुणा करके पॉसिबल कर दे तो सही नहीं संभव है, तो 9 को आप अलग कर लीजिए, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, बाकी जैसे हैं वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 त्रिक 21 होगा, 21 गुणे 19 कर दीजिए, 19 गुणे 21 कर दीजिए, देखिए 3 रहने दीजिए रूट के अंदर, 19 एक के 19 की हासिल 2, 19 दूना 38, 2 कितना होता है 40, 409 होगा। तो 3 मतलब 3 रूट 409 यूनिट स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर कभी भी इस टाइप का कोई भी फिगर आपको दिया हो और उसका क्षेत्रफल ऐसे निकालना हो तो जैसा मैंने बताया इस हिसाब से जाइए। देखिए 9 का वर्गमूल कर लें, 3 हो गया, बाकी तो कोई का जोड़ा है ही नहीं। जब जोड़ा नहीं है तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इस हिसाब से सीधा हमको वर्गमूल इसका प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ऐसे फिगर का जब भी हमको करना है तो हम लोग डायरेक्टली इस फार्मूले का उपयोग करके आंसर बता सकते हैं। करेक्ट है, तो फार्मूला देखिए आपको कंफर्म हो गया होगा, एकदम इजीली आप लोग इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। करेक्ट है, यस। पेरीमीटर निकालना होता तो पेरीमीटर में क्या करते, अभी हमने जोड़ा ही था, 10 प्लस 12 प्लस 16, 16, 12, 28, 10, 38 हो जाता। केवल पेरीमीटर अगर पूछा होता 38 यूनिट हो जाता, जो हम लोगों को पता कर सकते थे। ये हो गई बातें, यस। चलिए कंफर्म हो गई बातें, यस। अब आप देखो दूसरा फिगर देखिएगा, त्रिभुज को लेकर के ही दूसरा फिगर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोणी त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। अब आपके मन में समकोण त्रिभुज को लेकर के जो बातें हैं ना, अभी वो डाउट दूर होगा कि सही में कौन सा समकोण त्रिभुज है। यस, वो भी हो सकता है, लंब लेकर तभी पॉसिबल है जब आपको समकोणी त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब पॉसिबल होगा तभी हम कर पाएंगे ना। जैसे देखिए, आप अगर जैसे आपके मन में चलता है कि ये समकोण है, क्या है, ये समकोण है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने की भुजा एक कर्ण होती है, करेक्ट है। अब उसकी एक भुजा अगर बेस है तो दूसरी भुजा क्या है, हाइट है। यहाँ से अगर हमको एरिया निकालना है तो हम एरिया क्या निकालेंगे बताइए। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये रूल होता है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सूत्र होता है जब भी किसी समकोणी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 बेस। अब आपको ये लगता होगा कि केवल यही का फार्मूला है, नहीं। अगर एक ऐसा त्रिभुज भी हमने डेवलप कर दिया, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा त्रिभुज भी हमने डेवलप कर दिया और त्रिभुज की हम कोई भी भुजा को बेस मान ले, अभी तो हमने इस भुजा को बेस माना था, इस भुजा को उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली वह रेखा जो इस पर समकोण बना रही है, उसी को हमें हाइट लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस समय इसको बेस मान लें, चलो इसको बेस मान लिया, अब इस भुजा के विपरीत शीर्ष बिंदु कौन है, ए है। ए से इस पर एक लंब डाला, लंब की बात अभी आप लोग कर रहे थे। लंब का मतलब हो गया कि शीर्ष बिंदु ए से विपरीत भुजा बीसी की दूरी, विपरीत भुजा बीसी की दूरी, दूरी मतलब वह हाइट होती है। जैसे अगर पंखा लगा है छत पे, फर्श उस पे सीलिंग पे, तो पंखे से फर्श की दूरी, पंखे से वह रेखा जो पंखे से फर्श पर आकर समकोण बना रही है, वही दूरी होगी, करेक्ट है। तो अगर हम कह दें कि यह अपना बेस है, ये लेंथ अपनी बेस है और यह लेंथ अपनी हाइट है, इस समय इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस समय इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2, ध्यान दीजिएगा, ए से आकर सपोज करिए यहाँ पर ए बी सी डी पर मीट कर रहा था, डी पर मीट कर रहा था और यह बेस था, यहाँ पर डी पर लंब डाल रहा था, तो 1/2 बी सी इंटू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ए आपके पास क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। किसी भी एक भुजा को आप बेस मान ले, बस आपको कंफर्म रहे कि बेस है, बेस के विपरीत बिंदु से उसके उसके उस भुजा की दूरी है, मतलब उस पर समकोण बनाने वाली रेखा जिसे लंब रेखा कहते हैं। इस समय का रूल होगा 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। बेस आपने बीसी को माना है तो 1/2 बीसी इंटू क्या हो जाएगी, हाइट आपकी एडी है। जैसे एग्जाम्पल समझिए तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल लिया मैंने, आइए अगले पन्ने पर लेते हैं तो कन्फर्म होगा। जैसे एक जनरल आपको प्रश्न मैंने दिया और मैंने कहा कि यहाँ पर देखो एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी जो यह भुजा है मान लीजिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है और यह भुजा मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे 1/2 गुणे 8 गुणे 15 बेस इंटू हाइट, 2 से डिवाइड कर दे 4, 15 चौके कितना होगा 60, यूनिट स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये तो ठीक था, ये क्या था, ठीक था, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरा देखो, जैसे एक फिगर हमने ऐसे बनाया, आप लोग प्लीज मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, तब आपको बहुत कुछ आगे क्लियर होगा। एक यहाँ पर त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, मैंने आपको दिया, इसकी जो भुजा बीसी है सपोज करो वह 20 सेंटीमीटर है। इस भुजा बीसी के विपरीत शीर्ष बिंदु कौन है, ए है। इससे एक लंब पड़ा है जिसकी लेंथ है सपोज करिए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कह दूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हैं पता है, 1/2 गुणे बीसी, बीसी मतलब 20 और 12 जो यहाँ से इसके विपरीत शीर्ष बिंदु से इस पर लंब बनाने वाली रेखा है, 2 से डिवाइड करें 10 और 12 धाम में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इसका क्षेत्रफल है। अब आपके सामने देखिए प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न भैया ऐसे आएगा। अब आपसे कहेगा अगर इसी त्रिभुज की यह भुजा 18 सेंटीमीटर है, कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। अगर इसी त्रिभुज की यह भुजा 18 सेंटीमीटर है तो हमसे कहा जाएगा कि भुजा AC, ध्यान से देखिएगा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, भुजा AC के विपरीत शीर्ष बिंदु, वर्टेक्स किसको कहते हैं, शीर्ष बिंदु से दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। आप समझो यहां पर जो प्रश्न है, हमने कहा कि अगर हम इस भुजा AC इसको ले लें और इसकी लेंथ 18 है, इसका विपरीत शीर्ष बिंदु A है, दूरी मतलब वह रेखा जो यहां से जाए इस पर समकोण बनाए। आपसे बेसिकली B से अगर जाकर, जैसे A से अगर मान लो D पे मीट किया था, अगर मान लो इसको E कह दें, तो यह सब कुछ मतलब आपके इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो अपने को AC दिया है 18
और यहाँ पर जो AE BE है, BE इस पर लंब बना रहा है, हम लोगों से BE पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? BE पूछ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इस पर एक प्रश्न आपको लेकर देता हूँ। अब एक चीज ध्यान दो, फिगर थोड़ी बदल गया, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी होगा। और ऐसी केस में एरिया का रूल लगाओ, एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब की बार आधार किसको माना आपने? इसको माना, इसको AC को लिखो AC, और इनटू उसके विपरीत शीर्ष बिंदु कौन है? B, और कहाँ तक जा रही? E पर, लिखो B। एरिया तो पहले से निकाल चुके हैं 120, 120 लिख दे, करेक्ट है, बराबर 1/2 कर दें, गुणे AC अपना कौन है? 18 है, और BE हमको नहीं पता है, तो B निकालने जा रहा हूं मैं। इससे पहले आप एक काम करो, 2 से डिवाइड कर दे, 9 हो गया, 120/9 हो जाएगा, 3 तिया 9 होता है, 3 40 तिया 120 होता है, 40/3 हो जाएगा, 13 सही 1/3 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ BE की, है ना। 180 नहीं भाई, 180 क्यों? एरिया हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे तो कहा कि इससे इसके विपरीत शीर्ष बिंदु, मतलब इस भुजा से इसके विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी बताओ। 180 एरिया वही रहेगा, एरिया जो आप देखिए, जैसे 40/3 आपने बताया एकदम सही है, 40/3 होगा, 20/3 नहीं होगा। 2 से इसको डिवाइड किया, 18 इसकी भुजा माना, और इस भुजा को हमने लंब माना BE को, तो 2 9 18 होता, 9 से इसको डिवाइड करिए तो 40/3 अगर आपने किया तो एकदम सही है। अब देखो प्रश्न आएगा कैसे आपकी कॉपी एग्जाम में, प्रश्न ऐसे आएगा। एक क्वेश्चन देखिए, सभी लोग थोड़ा इस पे दिमाग लगाइए। हमने कहा एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज की अपने पास कुछ भुजाएं हैं, सपोज करिए त्रिभुज की भुजाएं क्या है? ABC है, और भुजाएं हमको क्या क्या दिया देखिए, सपोज करो यह 20 सेंटीमीटर दिया है, यह 15 सेंटीमीटर दिया है, और यह 12 सेंटीमीटर दिया है। हमने आपको सीधा सीधा देखो ऐसे प्रश्न दिया, सबसे सबसे बड़ी भुजा की उसके उसके विपरीत विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी, सबसे देखो सबसे बड़ी भुजा की उसके विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी हमने कहा 8 सेंटीमीटर है। क्या है? 8 सेंटीमीटर है। एक लाइन इसने मेंशन किया, सबसे बड़ी भुजा की उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं और सब लोग उत्तर देना, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा की उसके उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी ज्ञात करो। ये प्रश्न है बहुत बड़ी आसान, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा। कौन बता सकता है बताइए? यस बिल्कुल, आप ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि क्या कहा कि जो सबसे बड़ी भुजा कौन है, इसके हिसाब से BC है, फिलहाल है नहीं, यहाँ से सबसे बड़ा तो 15 लग रहा है, ये वाली लेंथ लग रही है। सबसे बड़ी भुजा की उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी मतलब वह रेखा जो समकोण बनाए, कितना बताओ? ये दिया है 8 सेंटीमीटर। अब सबसे छोटी जो भुजा है, सबसे छोटी भुजा कहाँ है? ए है, ये दिख रही है सबसे छोटी भुजा 12, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी क्या होगी? मतलब ए लेंथ पूछ रहा है। अगर C से यहाँ पर जाकर सपोज करो M पर मीट करी है, तो B से जाकर यहाँ पर N मीट कर रहा है, तो BN पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? BN मीट कर रहा है। चलिए आप सभी लोग कंफर्म करके बताइए, सभी लोग। हम लोग ये जान चुके हैं, जैसे अगर हमने सबसे बड़ी भुजा को BC माना था, AB माना था, और सबसे बड़ी भुजा 20 थी, तो 1/2 गुणे सबसे बड़ी भुजा कौन थी? AB थी, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु की बात करा जाए C था, C से जाकर कहाँ मीट किया? M पर, CM होगा। ये क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। आप लोग कर सकते हैं, उत्तर बताइए। अब सबसे छोटी भुजा कौन है? सबसे छोटी भुजा अपनी कौन है? AC है, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से ए लेंथ जाकर मीट कर रही है, क्या लिख दें? BN लिख दें। अब आप इसको कंपेयर कर लो, बस हो गया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ए भी एरिया है, ए भी एरिया उसी एक ही त्रिभुज का है, इसलिए एरिया को बराबर कर दिया। 1/2 रखो, AB का मान अपने पास कितना है? 20 है, CM का मान अपने पास कितना है? 8 है, 1/2 करो, AC का मान 12 है, BN हम लोगों से पूछा है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से सब लोग देख लें, खत्म हो गया इससे, ठीक है। अब फिर देख लें, यहाँ पर 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 40/3 ये भी आ रहा है, 40/3 बराबर BN है, अर्थात अगर आप लोगों ने 40/3 करा है तो एकदम परफेक्ट किया है। चलो इतना कंफर्म हो गया सभी लोगों को। अब आगे बढ़ता हूँ, तीसरा त्रिभुज देखिएगा। फार
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब देखिए क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इसे हम रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मान लो सभी भुजाएं ए है, अब उस त्रिभुज को हम समबाहु कहेंगे। इसका भी अगर हमें क्षेत्रफल, आप सबसे पहले बताओ परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर बताएं आप लोग, कमेंट करिए फटाफट, परिमाप क्या होगा, कौन कर रहा है। सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी भुजाओं को अगर हमने ए माना है तो ए प्लस ए प्लस ए, बोलो कितने ए, 3a यूनिट ना। अब बात आती है किसकी, एरिया की। तो एरिया भैया देखो ध्यान से, अगर जो हमने हीरोन्स फार्मूला आपको बताया है, चाहो तो आप उसी हीरोन्स फार्मूले को यूज करके प्रूव कर सकते हो, अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हैं, आप हीरोन्स फार्मूले का यूज कराऊं मैं कि डायरेक्ट कर दूं, बोलो आप लोग। और मैं आपको बताऊं, अक्सर एग्जाम में, अभी जैसे उसका पेपर हुआ था, बीपीएससी का पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा था, ठीक है, पूछा था, किसी और के पेपर मैंने देखा था, उसमें पूछा था कि फार्मूला ये है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, ऐसा डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। तो डायरेक्ट सूत्र भी प्रिपेयर करिए, और सूत्र को चाहें तो हम फार्मूले से प्रूव कर दें, हीरोन्स फार्मूले से, नहीं तो आप सीधा सीधा जानो, √3/4 ए वर्ग होता है, ए होता है क्षेत्रफल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, बाकी जैसे आप लोग कोई भी अन्य त्रिभुज देखते हैं, तो हर शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत भुजा पर जो लंब पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा, जब भुजाएं अलग अलग हैं ना, तो सबकी जो विपरीत शीर्ष बिंदु से जो दूरियां होती हैं अलग अलग होती हैं, बट यहाँ नहीं होता है, यहाँ सबकी दूरियां सेम होती हैं, सब यच होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, ऊंचाई, ऊंचाई, वो प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है, उसी को ऊंचाई कहते हैं। इसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए होता है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, ए भी आ जाएगा। तो कोई से भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। ये अपने पास देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC है सपोज करिए, और इसकी प्रत्येक भुजाएं ए, चलिए हम लिख देते हैं कोई लेंथ, सपोज करो सभी भुजाएं इसकी 8 हैं, 8 हैं, 8 हैं। तो पेरीमीटर में तो कोई दिक्कत है नहीं, पेरीमीटर तो आपको पता है 8 × 3 है, 24 है, ठीक है, 24 यूनिट है। एरिया की बात करा जाए तो एरिया हो गया √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, तो हो गया √3/4, 8 × 8 = 64 होगा, 4 से डिवाइड कर दो 16, 16 √3 हो गया, 16 √3 यूनिट स्क्वायर होगा, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो यूनिट है इकाई का वर्ग हो गया, ठीक है, 16 √3 यूनिट स्क्वायर हो गया। लिख दे, नहीं तो आप डाउट में रहो। ये हो गया, पढ़िए आप सभी लोग और कमेंट करिए, लगातार रेगुलर बने रहिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। बाकी इसको समझिए, क्षेत्रफल क्या बताया, 16 √3 यूनिट स्क्वायर है, यस। अब यहाँ पर अगर हमसे हाइट भी पूछ लिया, ऊंचाई, तो √3/2 इंटू ए होता है, अर्थात √3/2 इंटू 8 होगा, तो 8 को इससे डिवाइड कर दिया, 4 √3 होगा, 4 √3 यूनिट होगा इसकी हाइट, क्षेत्रफल, पेरीमीटर सब निकल गया, यस। इवन टाइम नहीं भाई, गलती से मत करना, ऑड टाइम, विषम बार, ठीक है, विषम बार करिएगा, समबार बिल्कुल नहीं। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है, नहीं। अब कुछ प्रश्न है, जैसे आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, कौन कर पाएगा इसका सोल्यूशन बताएं। चलिए, कौन प्रश्न इसका सोल्यूशन कर पाएगा, प्रश्न देखिए। अच्छा, एक प्रश्न से पहले एक और फिगर है, उसको भी कर लीजिए, तब प्रश्न पर चलते हैं। एक और पहले कर लीजिए सभी लोग। एक अगला जो फिगर अपने पास आएगा, चौथा नंबर, त्रिभुज को लेकर के ही, फार आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए आप सभी लोग। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन से पहले इसको देख लीजिएगा, इसको देखिए हम हिंदी में लिख दिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज देखो, ये है, ये हमने त्रिभुज बनाया, इसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ये त्रिभुज का नाम सपोज करिए ABC है, यह A है, यह A है, यह B है। अब आपको दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, करेक्ट है। इसका जो सबसे पहले देखो, अगर चाहो तो इसको भी हीरोन्स फार्मूले से डेवलप कर सकते हो।
इसका भी जैसे पहले पेरीमीटर अगर करना है तो पेरीमीटर तो बहुत आसान है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो परिमाप तो बहुत आसान है, सभी भुजाओं को जोड़ दें, a प्लस बी बराबर 2a प्लस बी हो गया, ये हो गया परिमाप। बात अगर एरिया की है, क्षेत्रफल की, तो इसको भी हीरोन्स फार्मूले से लिखा जा सकता है। आप हीरोन्स फार्मूला लगा के देख लें, 100% हमने क्लास में भी कराया है, कई बार इसको बताया है, और अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई खास ज़रूरत है। रूल अगर चाहें तो लिख लो, हालांकि रूल की भी उतनी उपयोगिता नहीं है। b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, यह होता है एरिया किसका पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर होता है। अब अगर एक एग्जाम्पल आप लोग देख लें, एक एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तो सबको कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है, कैसे इसकी पॉसिबिलिटी टोटल बनती है। बहुत ध्यान से आप सभी लोग प्लीज देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए सभी लोग, जैसे मान लीजिए, हाँ बहुत ही क्लियर समझते चलिएगा, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताना हमें, कोई समस्या ना रहे, सारी बातें कन्फर्म होती चले, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। जैसे देखिए, अगर हमने कहा कि इसकी दो भुजाएं 12 और 12 है, ठीक है, ये 12 और 12 है, और यह भुजा मान लीजिए आपकी कितनी है, 20 है, यह भुजा आपकी 20 है। अब आपसे कहा जाए कि या हम इसको एक दूसरी भुजा ले लेते हैं, सपोज करिए हमने इसको ले लिया 13 ले लिया और 13 ले लिया, करेक्ट है, ये हमने लिख लिया। अब आपसे मैंने कहा कि इसका हमें क्षेत्रफल बता दो, तो क्षेत्रफल के लिए अगर सोचो तो यह a है, यह भी a है, यह b है, तो अगर आप फार्मूले पर जाएंगे तो फार्मूला क्या देगा, ये जो फार्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, b/4, तो b मतलब कितना है 20/4 अंडर रूट 4a वर्ग, a वर्ग मतलब 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हुआ ना, माइनस b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अगर हम इसका सोल्यूशन यहाँ से करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, 4 पंचे 20 होता है। क्षेत्रफल पेरीमीटर निकालना तो आसान था, पेरीमीटर में दिक्कत थी नहीं, 4 पंचे 20 5 हो गया, 13 त्रम में 169 होता है, 169 गुणे 4, 169 गुणे 4 कर दें, 4 9 36, 4 छंगे 24, 24 3 27, 4 1 576 हो गया, उसमें से 400 घटेगा, 20 विषम में 400 होता है, ये देखो आपका 176 आ गया। कितना आ गया भाई, हमारा 13 त्रम में 169 था, उसमें हमने कहा 4a² माइनस बी स्क्वायर, आप इसका उपयोग कर लें तो 20 का क्या होता है 400, मतलब 176 आया। अब 176 के लिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लें, अगर क्या सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, हमने कहा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया, a का मान अपने पास कितना है 13 है, b का मान अपने पास 20 है, तो मैंने b/4 लिखा और 4a² किया माइनस बी स्क्वायर किया, तो चाहो तो आप इसका फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 13 चौके 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कर सकते हैं, तब भी आप जा सकते हैं। 176 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, हम इसको फैक्टराइज कर दें तो उससे भी जा सकते हैं हम लोग यहाँ पर लेकर के। तो मतलब कहने का अर्थ है कि क्षेत्रफल अगर फार्मूला पता है तब तो अच्छे से इस तरह से सोच सकते हैं, और नहीं पता है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करिए, ठीक है। कैसे, अगर हम चाहें तो एक काम थोड़ा सा, अगर मतलब अगर जैसे हम सही कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम चाहें तो एक काम कर सकते थे, अच्छा चलो इसको एक काम को थोड़ा आसान करना चाहो, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसके लिए आप एक काम कर दो, इसको 20 की जगह कितना बना दो पता है, 10 बना दो, थोड़ा सा आपको बहुत ही कन्फर्म और आसान कटने वाला डेटा दे देता हूँ। इसको मैंने चलो 10 बना दिया, ठीक है, बी का मान हमने कितना बना दिया 10 बना दिया। अभी हम फार्मूले पर चलते हैं और इसके हिसाब से देखो, b मतलब 10/4 लिख दो, अंडर रूट कर दो 4a² 13 का स्क्वायर, माइनस आपका कितना हो जाएगा बताइए, माइनस आपका कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हमने किया 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10, मतलब 5/2 आ गया, रूट के अंदर चलिए तो 576 होगा, माइनस आपका 100 होगा, तो 5/2 हो गया, रूट में 476 आया, 476 का किसका वर्गमूल होता है, जैसे अगर देखो कुछ, हाँ मतलब इस पर जा सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे अगर हम सोचे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 476 किसी का है, 676 26 का होता है तो नहीं यहाँ पर, मतलब अगर हम थोड़ा सा जैसे इसको सोचे ना, मतलब हम उस पर भी चल सकते थे, इस पर भी जा सकते थे। 13 13 में 169 होता है, 169 को 4 से कर दे, 4 9 36, 4 छंगे 24, 24 3 27, 7 हासिल 2 हुआ,
4 एक के 676 होगा भाई, वहाँ गलत लिखा था हम लोगों ने, आप में से किसी ने हमको सही बताया था उस समय, 676 होगा। अब देखो बन जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बनना चाहिए, तभी हम उसी हिसाब से डेटा भी सोचे थे। 576 होगा, 576 24 का वर्गमूल 24 होता है, तो 5/2 गुणे आप 24 कर दें। अब 24 करेंगे 2 12 बार, 12 पंचे 60 आ जाएगा, तो 60 यूनिट स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अगर हमें फार्मूला याद है तो, हाँ वो गलत लिखा था वहाँ पे सही है ना। अब देखो आपका क्लियर होगा, उस समय हम जो उसको किए थे, ए वाला जो गुणा किया था वो गलत था। अब इसको हम कह रहे हैं कि हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बिना इस फार्मूले के। और बिना फार्मूले के आपको जाना है तो कैसे करिए, कभी भी कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो उसमें समान भुजाएं हैं, समान भुजाएं कौन कौन है, ए वाली और ए वाली, उनके बीच का जो शीर्ष बिंदु है, अगर उसके विपरीत भुजा पर लंब डालो तो वह पहला काम क्या करेगा, इन दोनों भुजा, इस भुजा को 2 बराबर भागों में ब्रेक कर देगा। ये 5 कर देगा, इसको भी 5 कर देगा, और यह 90 डिग्री बना और यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। अगर समकोण त्रिभुज बन गया तो 13 है, 5 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से यह 12 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने एक दिन एक वीडियो दिया था आप लोगों को। और कैसे होता है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 144 आएगा, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। अब अभी अभी समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा है, अगर इसको आधार मान लो, आधार मतलब पूरा 10 ले लो, और इसको 12 मान लो ऊंचाई, तो रूल क्या होगा, 1/2 गुणे 10 गुणे 12, 2 पंचे 10, 12 पंचे 60, 60 यूनिट स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल आ गया। तो अगर सूत्र याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, ऐसे करिएगा एकदम हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर करिए सभी लोग। यस, अब एक काम करो, चलो कुछ प्रश्न पहले कर लो आप लोग, त्रिभुज को लेकर के कुछ प्रश्न कर लें, फिर हम आगे की फिगर्स आपको एक्सप्लेन कर। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है। हाँ, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। कौन कौन बताएगा इसको। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। आपसे कहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमको दिया है, भाई सभी भुजाएं बराबर हैं, ऊंचाई को मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो यच है, और इस यच की वैल्यू आपको दिया है 10√3। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल होता है। अब कौन कर पाएगा इसका सूत्र, बताएं कैसे हो पाएगा। अपने को भुजा चाहिए, बिना भुजा के तो हो नहीं पाएगा। ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा। ऊंचाई का सूत्र √3/2 इंटू ए होता है, यही आपका 10√3 है। √3 से खत्म हुआ, ए का मान 20 हो गया। भुजा कितनी हो गई, 20। अब यहाँ पर भुजा आपकी 20 हो गई, तो अब आप यहाँ चलो लिखो क्या, a बराबर √3/4 ए वर्ग, ए का मतलब 20 का वर्ग, ए हो गया। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, √3/4 गुणे 400 ना, 400 से डिवाइड कर दे 100 आएगा, तो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इसका सूत्र हो जाएगा, ए इसका फार्मूला, आंसर हो जाएगा, ए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पर आए। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है 6 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु देखो आ गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 है और इसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या है, 16 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हमसे कहा है ज्ञात करो। आधार दिया है, देखो ऐसे समद्विबाहु बना दो, आप में से जो कर सके बताएं। ये हमने बना दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया हमने, आधार उसका बना दिया, कितना बनाए 6, आधार 6 ले लिया, और हमने कहा कि इसका परिमाप जो है 16 है। परिमाप क्या होता है बताओ, सभी भुजाओं का जोड़। अगर हम कह दें कि बाकी भुजा चलो ए है और यह बी है, यह क्या था बी, तो परिमाप होता है 2a प्लस बी। 2a प्लस बी कितना है, 16 है, 2a लिख दो प्लस b की जगह 6 कर दो, बराबर 16 हो गया। तो 2a बराबर आपका 10 होगा, 6 घट करके a बराबर 5 होगा। मतलब यह भुजा आपकी 5 हो गई और यह भी आपकी क्या हो गई, 5 हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। कौन कौन बताएगा। क्षेत्रफल के लिए रूल तो आपने पढ़ा अभी, एक फार्मूला मैंने जैसे अभी इसका बताया था आपको, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप में से बहुतों को याद नहीं रहेगा। कि याद रहेगा, अक्सर याद नहीं रहता, मुझे खुद ही भूल जाता है, लेकिन अभी याद है। याद नहीं रहता, फार्मूले बहुत कम याद रहते हैं। फार्मूले या डेवलप करने का तरीका आपको पता हो, जैसे हमें हीरोन्स फार्मूला कन्फर्म है तो मैं उससे सारे फार्मूले बना लेता हूँ, लेकिन जी हाँ हाँ हाँ, आराम से कर रहे हैं ना, आराम से।
अंडर रूट क्या होगा, 4a² माइनस b²। आप इस फार्मूले पर जा सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा मत जाओ। क्या करें बताएं, मारो ट्रिपलेट। तबारक, हाँ ट्रिपलेट मानते हैं। देखो कैसे मारेंगे ये भी समझो। यहाँ से एक लंब डाल दें भैया, लंब डालते ही जो 6 था ना, ये 3 बन गया, ये 3 बन गया। अब ये आपको समकोण के सामने की भुजा 5 दिख रही है और ये 3 दिख रही है, तो कितना हो गई, 4 बन गया। एरिया का सूत्र क्या होता है जनरली, जब समकोण त्रिभुज पर चलिए, ये आधार मान लीजिए 1/2, आधार कितना 6, पूरा लेना, गलती से 3 मत ले लीजिएगा, और 3 लीजिएगा 2 बार करिएगा, डबल कर दिएगा, तब 2 त्रिभुज हो जाएगा। गुड़े 6, गुड़े कितना कर दें 4, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, डी में दिया है। आई बातें समझ में, 12 होगा भाई, 112 नहीं होगा। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखते हैं त्रिभुज को लेकर। एक देखिए, त्रिभुजाकार उद्यान है, बगीचा है, जिसकी भुजाएं दिया है 60, 112 और 164 मीटर है। हमको इस बगीचे को 8.50 पर मीटर स्क्वायर की दर से, एक बात बहुत क्लियर करिएगा, क्या क्लियर ये करिएगा कि जब भी आपको कभी रेट मीटर स्क्वायर में दिया हो तो मान लेना क्षेत्रफल की बात कर रहा है, जब कभी पर मीटर दिया है तो लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझिएगा। जैसे इसने कहा कि त्रिभुजाकार उद्यान है, बगीचा है, देखो ऐसा, जिसकी भुजाएं क्या दिया है 60, 112 और 164 है। इसको क्या करना है, 8.50 पर मीटर स्क्वायर की दर से उद्यान को समतल करना है। लागत कुल कितना आएगा, कुल खर्च कितना आएगा। अभी हम लोगों को यहाँ पर इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो रूल क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला लगेगा, क्योंकि सभी भुजाएं दी गई हैं। यस, इसका पीडीएफ भी चला जाएगा आप सभी की बैच में, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस क्या होता है, सी होता है। अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस क्या होता है, सी होता है। आइए रखते हैं इस चीज को यहाँ पर। अंडर रूट यस, यस की जगह पर क्या रखेंगे, सबसे पहले सभी भुजाओं को जोड़ लें, 60 प्लस 164 प्लस 112, सभी को जोड़ लिया, बटे कितना कर दिया 2, जोड़ के बता दे भाई, मेरी गलती ना होने पाए, अगर गलती होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जी, अगर गलती हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप लोग बताना। चलो जोड़ता हूँ, एक 264, 324, 10 34, 2 36, 336 होना चाहिए मेरे हिसाब से, जुड़ करके 336 हुआ। जुड़ने पर जोड़ लेते हैं, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, गलती ना होने पाए। 2 से भाग करना है, 2 1 के 2, पहले जोड़ लें यार, 4 2 6, 6 1 7, 6 1 7, गलत कर रहा हूँ, 4 2 6 कर दिया, और उसके बाद 6 1 7 कर दिया, 7 6 13, 13 की 3 हासिल 1, 1 1 2, करेक्ट है। 2 1 के 2, 2 छंगे 12, 2 8 16, 168 आया। यस का मान 168 है, मैं सही किया ना, गलत नहीं कर सकता, आप लोग सामने हो ना तो गलत नहीं होगा। लिखो यस की जगह 168, यहाँ पे लिखो 168 से 60 घटा दो, 168 से 60 पहले घटाएं, ये देखिए 10 से 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर 168 से 164 घटा दें, 4 हो जाएगा। 168 से 112 घटा दें, हाँ 8 से 2 देखिए 6 हो गया, 76 हो गया। ठीक है, 76 क्यों होगा यार, 52, 56 होगा। 168 से 8 से 2 6 हो गया, और 6 से 1 5 हो गया। अब इसका ही वर्गमूल कर लें क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका ही एक वर्गमूल। गलती कहीं अगर होगी तो जिम्मेदारी आप लोग की है, मैं नहीं जानता हूँ, तो इतना जोड़ घटाव नहीं होता है, कर लेते हैं। अभी हम लोग फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो 168 को सबसे पहले करो यहाँ पर, इसको 168 को जैसे हम ब्रेक करेंगे ना तो ऐसे होगा, देखिए आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 84, फिर 2 2 42 हो जाएगा, फिर 2 21 हो जाएगा, 3 सते, मतलब एक तरह से 16, मतलब 8 8 सते 56, 56 गुड़े 3, 3 छंगे 18, बिल्कुल 2 गुड़े 2 गुड़े 2 8 हो गया, 8 गुड़े 3 24, 24 सत्ते 168 होता है, ये हो गया 168, 168 हो गया। और ये 36 गुड़े 3 होता है, 36 का मतलब आप देखो, 36 का मतलब एक तरह से 6, अब आप ऐसे लिख दो, सीधा सीधा लिख दो, 36 गुड़े कितना कर दो 3, 168 होता है, क्योंकि 36 तो पूर्ण वर्ग वैसे भी है, 36 तो पूर्ण वर्ग वैसे भी है, 4 तो 4 ही है, 4 को भी रहने देते हैं, 56 को भी आप लिख दो, 7 लिख दो, बाकी 2 गुड़े 2 गुड़े 2 कर दो। अब इसमें पेयर बना के निकाल लेते हैं तो वर्गमूल आ जाएगा। पहला पेयर तो ना निकाल के 36 को 6 निकाल दो पहले, 4 को पहले 2 निकाल दो, ये दोनों को बाहर ही कर लो, इनको खत्म कर दो यहाँ से। अब पेयर बनाओ, 2 का 1,
2 का एक और 8 और निकलेगा। देखो एक निकला 2, लिख लेते हैं पहले, एक और निकला 2, एक और निकला 2, 2 खूब निकल रहे हैं। 2 का काम खत्म हो गया। 3 की बात करो तो 3 एक ही बार निकलेगा। 3 एक बार निकल चुका है, 7 एक बार और निकल जाएगा। ए इसका क्या है पता है? ए इसका क्षेत्रफल है। ए इसका क्षेत्रफल है, इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए, अगर करना चाहें 6 दूना 12, 12 तिया, अब जैसे देखो 12 अट्ठे 96 ना, 6 दूना 12 है, 12 अट्ठे 96, देखो 12 अट्ठे 96 है, गुणे 21 है। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर यही क्षेत्रफल है। इसकी कॉस्टिंग करनी है और कॉस्ट के लिए आपको रेट 8.5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 12 गुणे 8 है गुणे 21 हैं और इसको 8.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कुल खर्च पता चल जाएगा कितना खर्च हुआ। 8.5 का मतलब एक प्रकार 17 पच्चे 85 है। 17 से भी डिवाइड करके सोच सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा आप जा सकते हैं। कितना है बताएं? 12 है, 12 है गुणे 8 है, गुणे आपका कितना है 21 है। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। 8.5 है। 17,136, 17,136 आ रहा, 17,136। ये इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। काट के देखिए, और वैसे भी इंड डिजिट से भी जा सकते थे लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। मेरे ख्याल से सही है, और किसी ने कैलकुलेट नहीं किया है, गलत बात है। तो आप लोग ऐसा प्रश्न मिले तो उसका सलूशन जरूर करें, उसको कन्फर्म जरूर करें कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। हम लोगों ने अपने हिसाब से, अब देखो थोड़ा बहुत मुझे अगर मान लो करना होगा तो बिल्कुल करूँगा। 12 अट्ठे 96 गुणे 21 करूँगा, 8.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। यस, बी ऑप्शन आएगा। यस, कैलकुलेशन है भाई, हमेशा थोड़ी है कि ऐसे आसान रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये कन्फर्म हो गया। त्रिभुज तो लगभग लगभग, अब त्रिभुज का उपयोग आपको अच्छे से करना है, लेकिन बाकी फिगर पर भी ध्यान हमें देना है। जैसे बाकी फिगर पर, अब जैसे हम अगला जो फिगर देखें तो सपोज करिए हम क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं अर्थात चतुर्भुज में चलते हैं। अब देखो, अगर क्षमता रहे आप लोग के अंदर, अगर जैसे आप पढ़ने की हैबिट रखो, मन करे आपको तो बताना, नहीं तो हम ब्रेक कर देंगे, ऐसा कोई नहीं है, फिर उसके हिसाब से दूसरी क्लास ले लूँगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे तो आपको जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसे हम आयत कहेंगे, और फिर आयत अगर आप समझ जाएंगे तो आयत ही आपका वर्ग होता है। आयत, क्योंकि सभी वर्ग को आप आयत कह सकते हैं लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें चलेंगे तो आयत ही सीखते हैं। एक 4 भुजाओं की घिरी आकृति आयत होती है। ठीक है, ऐसे होती है, जहाँ विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। अब विपरीत भुजाओं के हिसाब से, क्योंकि इन सब में 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पर इसको हम लंबाई अर्थात यल कहते हैं, इसको हम चौड़ाई अर्थात बी कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखो पूछा क्या क्या जाता है जी, इसको पूछा क्या जाता है इसमें, सबसे पहले तो हमसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल या परिमाप। सबसे पहले लिखो परिमाप। तो परिमाप देखो क्या होगा, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग मतलब आप एक बार यल, जो यहाँ है वही ऊपर, जो यहाँ है वही यहाँ पे, तो आप इसी को लिख देते हैं ट्वाइस एल प्लस बी। ट्वाइस एल प्लस बी करेक्ट है। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं हम लोग, यल इंटू बी होता है, यूनिट स्क्वायर हो गया। एक चीज़ और, जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं जिसकी फर्श है ना, फर्श आयताकार है, हम लोग यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से चारों तरफ की लेंथ को कवर कर लें तो परिमाप आया। सरफेस को अगर हम कारपेटिंग कराना चाहें तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो इसका क्षेत्रफल आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न आता है, लेंथ ऑफ डायगोनल, जो इस कोने से इस कोने की लंबाई होती है, अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ी रॉड, सबसे बड़ी छड़ जो कमरे में रखी जा सके, कमरे में नहीं फर्श पर, कमरे में रखेंगे तो अलग ही बात हो जाएगा, वो बिकड़ की लंबाई होती है। बिकड़ की क्या होती है? लंबाई होती है। वो होती है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। एक यहीं पर और कुछ कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझना चाहिए। जैसे कभी अगर आयत है, कभी आयत है, ये आयताकार खेत है, आयताकार खेत के अगर चारों तरफ हम एक कुछ चौड़ाई का रास्ता बना दें, ठीक है, तो आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, इसका क्षेत्रफल पूछता है। रास्ते में दो प्रकार से रास्ता बनता है, एक तो बाहर की तरफ बनता है, एक तो मैदान के अंदर की तरफ बना दें। जैसे अंदर की तरफ ऐसे बना दें, इसका भी पूछ लेता है। अंदर की तरफ बात एक ही होती है, बस उसमें कम करना होता है, इसमें बढ़ाया, इसमें कम किया। और एक और होता है कि रास्ता 20 से ही निकल गया। रास्ता कहाँ से निकल गया? 20 से ही निकल गया। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है, तो आपको यहाँ के इसके पैरेलल एक रास्ता बना दिया, इसके पैरेलल एक रास्ता बना दिया, तो रास्ते का क्षेत्रफल तब भी पूछा जाता है।
तो कुल मिला के आय से संबंधित 3-4 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको जो है हर तरह की चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। जैसे ये तो चलो जनरल जनरल चीज़ें हैं, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। मान लो अगर यही लंबाई ओरिजिनली यल थी और चौड़ाई ओरिजिनली बी थी, और अगर मान लो हमने डी मीटर एक चौड़ा रास्ता बना दिया ऐसे, इधर भी और इधर भी, तो लंबाई देखो कितनी हो गई, यल प्लस डी हो गई, यल प्लस 2d हो गई, क्योंकि इधर भी डी बढ़ा है और इधर भी डी बढ़ा है। चौड़ाई की बात करें तो बी प्लस 2d हो गया। अब अगर हमको कहा जाए कि रास्ते पे अगर हमें मार्बल बिछवाना है, ईंट बिछवाना है, फर्श लगवाना है, घास लगवाना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए आप पहले इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल विथ रास्ता यल प्लस 2d इंटू यल प्लस 2d इंटू बी प्लस 2d, इससे आप घटाओगे यल इंटू बी को, ठीक है। ये बन जाएगा आपका रास्ते का क्षेत्रफल। इसी तरह से यहाँ पर माइनस करके लेना होगा, और यहाँ पर 3 बार, एक बार इस रास्ते का क्षेत्रफल, एक बार इस रास्ते का क्षेत्रफल, एक बार इस वर्ग का क्षेत्रफल, और इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका डेवलप होगा। ये चीज़ आपको आय से संबंधित दिखेगा। ऐसे ही वर्ग से भी बनेगा। जैसे अगर आप वर्ग पर चलेंगे, स्क्वायर पर, स्क्वायर की बात अगर करो तो स्क्वायर में कुछ डिफरेंट नहीं होगा। स्क्वायर में भी ध्यान दीजिएगा तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसको अगर हम आज ना लेकर के अगली क्लास में लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि कंफर्म हो जाए सारी बातें, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एकदम क्वेश्चन सीधा सीधा दिखे। वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर हैं। एरिया का मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, जैसे लंबाई गुणे लंबाई चौड़ाई होता है, वैसे भुजा गुणे भुजा होगा, तो आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं। परिमाप जो होगा इसका, परिमाप ये होगा आपका पता है 4 इंटू साइड होगा। और बिकड़ की लंबाई इसकी क्या होगी, बिकड़ की लंबाई अंडर रूट, देखिएगा लेंथ ऑफ डायगोनल जिसे आप लोग कहते हैं, बिकड़, बिकड़ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर मतलब a रूट 2 हो जाएगा। इस तरह से हमें सारे वो कैलकुलेशन जो जनरली हम लोग पढ़े वो अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं समझा रहा हूँ, प्रश्न लेकर समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको रेक्टेंगल से और स्क्वायर से नहीं आएगी। इसमें भी रास्ते की बात होगी, रास्ते को लेकर के डिस्कशंस होंगे, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, मान लीजिए जैसे ये प्रश्न आया, ध्यान से देखो तो क्लियर होगा। कहा एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 5 और 4 के। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। बता सकते हैं। एक आयताकार कमरा है, मैं यही कराऊंगा आज, इसके बाद छोड़ दूंगा, फिर अगली क्लास में इसको लूंगा, क्योंकि अगली क्लास में लेंगे तो अभी आज तो बेस आपको कंफर्म हो ही गया है, इससे अब आगे थोड़ा सा आप अच्छा डिटेल कर लेंगे। कह रहा लंबाई और चौड़ाई किस रेशियो में है, 5 और 4 के रेशियो में है। इसकी लंबाई अगर दिया है, लंबाई आपको 15 दिया है, तो मुझे क्या, इतना अर्थमेटिक तो आपने पढ़ा ही है कि आप चौड़ाई बता सकते हो कितना होगा। कौन कौन बता सकता है, पहले कमेंट कर दें। अगर लंबाई का अनुपाती भाग 5 है और लंबाई की वैल्यू 15 है, तो कह सकते हैं कि लंबाई 5 बराबर 15 कर दें, तो 1 बराबर 3 हो गया। और चौड़ाई अगर 4 का मान निकालना है तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतनी जानकारी आप मुझे दे सकते हो। ये 15 है और ये क्या है, 12 है, करेक्ट है। 15 है, 12 है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 गुणे 12। अब मुझे इतना मल्टीप्लीकेशन तो आता ही, हम इसको 180 लिख देंगे, 180 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर, 180 मीटर स्क्वायर राइट सोल्यूशन होगा। इस तरह से हमारे सामने जो जनरल प्रश्न आएंगे हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा देखो, आज बेसिक हुआ है, मैं एक प्रश्न यहाँ पर ऐसे जनरली छोड़ के जाता हूँ जो आपके लिए है, आप लोग प्लीज़ उसको ट्राई जरूर करिएगा। ऐसे ही मैं एकदम ऐसे हिट एंड ट्रायल के लिए, बस समझने के लिए आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ होमवर्क में। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और आज की क्लास को यहीं ब्रेक कर दीजिए। और समझ में आया कि नहीं आया मुझे ज़रूर बताइए, जिससे कि हम उस पर काम कर सकें, आगे की क्लास को उस हिसाब से प्लान कर सकें। कमेंट्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कमेंट्स आप करिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। अगली क्लास हम फिर से कल लेकर के इसको और कवर कर देंगे और अच्छे से पूरा कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तो अभी इतना ही रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।